अचानक मेरे हॉस्टल के कमरे में ठक ठक की आवाज़ आने लगी। मैं नींद में ही बड़बड़ा कर बोली, कौन है यार, इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है, जो भी बात है सुबह देख लेना ना। इतना बोलते ही आवाज़ फिर आई और इस बार मेरी नींद पूरी तरह खुल गई। ध्यान से सुना तो समझ आया आवाज़ दरवाजे से नहीं, खिड़की के बाहर से और मेरा कमरा तो छठी मंजिल पर था। इतनी ऊंचाई पर कोई खिड़की कैसे खटखटा सकता है? ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत मुंह ढक लिया और खुद को कंबल के अंदर समेट लिया। डर था कि मेरी सांसों की आवाज़ भी बाहर न चली जाए। तभी बाहर से एक अजनबी औरत की आवाज़ आई, राधिका, जरा खिड़की खोल दो, मैं अंदर नहीं आ पा रही हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये औरत मेरा नाम कैसे जानती है? राधिका, खिड़की खोलो, राधिका खोलो। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो मेरे बिल्कुल पास खड़ी होकर मुझे पुकार रही हो। पता नहीं कितना समय बीत गया। धीरे धीरे खिड़की की थपथपाहट और वो आवाज़ बंद हो गई। कमरा फिर कंबल से सिर बाहर निकाला और मोबाइल में समय देखा। रात के 2 बजे थे। तभी मुझे लगा कि बिस्तर पर कुछ अजीब सा है, जैसे कोई चीज़ मेरी टांगों से चिपकी हो। मैंने डरते डरते कंबल उठाया और मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। मेरी टांग से सटी हुई एक बिल्कुल सफ़ेद मरी गैंशा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, तुम जाग रही थी, फिर खिड़की क्यों नहीं खोली? मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। अगले ही पल मेरा सिर जोर जोर घूमने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पता नहीं कितनी देर हो गई। मैं हड़बड़ाकर बिस्तर पर बैठ गई। क्या वो सिर्फ एक सपना था? मैंने खुद से कहा। कमरे में मेरी रूममेट्स की आवाज़ सुनकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी मेरा ध्यान खिड़की की तरफ गया। चांद की रोशनी में मैंने देखा मेरी रूममेट पूजा खिड़की के बिल्कुल किनारे बैठी थी। मेरा दिल बैठ गया। इतनी ऊंचाई से गिर जाए तो इंसान का नामो निशान भी नहीं बचेगा। मैं तुरंत बिस्तर से उतरी और डरते डरते उसकी तरफ बढ़ी। पूजा, नीचे आ जा प्लीज़, वहाँ बहुत खतरा है। उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल शांत बैठी रही, जैसे मेरी आवाज़ उसे सुनाई ही नहीं दे रही हो। गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले ही पल वो खिड़की से बाहर की ओर झुकी और नीचे कूद गई। मैं दौड़कर खिड़की तक पहुंची। नीचे देखा पूजा ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ी थी। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ चुके थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी उसने एक अजीब टूटी फूटी हुई हालत में सिर उठाया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसके होठ खुले जैसे वो कह रही हो, नीचे आ जाओ मेरे साथ। लगभग मैं खुद ही नीचे गिरने वाली थी। तभी मेरे कानों में हल्की सी आवाज़ पड़ी, राधिका, राधिका उठो। और मुझे तेज चक्कर आने लगा और सब कुछ गायब हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने खुद को 3 रूममेट्स द्वारा पकड़ा हुआ पाया। तुम लोग क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तभी मेरी दोस्त स्नेहा बोली, तुम जानती हो तुम अभी क्या करने वाली? भारी भारी लग रहा था और मैं बोली, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्नेहा बोली, हम सब सो रहे थे, अचानक तुम चिल्लाने लगी कि कंबल के अंदर कोई चेहरा है। पहले तो लगा सपना देख रही हो, फिर तुम सीधे उठी और खिड़की की तरफ भागी। अगर हम न पकड़ते तो तुम कूद जाती। दूसरी दोस्त अनु बोली, राधिका, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। तुम बार बार पूजा का नाम ले रही थी। मैं खुद भी हैरान थी। मुझे कभी सपने में चलने की आदत नहीं थी। मैंने उन्हें पूरा सपना बताया, पर कोई कुछ न समझ पाया। आखिर तय हुआ, अब सो जाओ, सुबह देखेंगे। स्नेहा बोली, आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, कहीं फिर से कुछ ना हो जाए। अगले दिन दोपहर में हम चारों कैंटीन में खाना खाने के लिए बैठे थे। तभी पूजा बोली, मुझे लगता है हमारा कमरा ठीक नहीं है। राधिका, क्या तुम्हें पहले कभी स्लीप वॉकिंग हुई है? नहीं, कभी नहीं। तो यही तो अजीब है, पहली बार इसी कमरे में ऐसा हुआ है। और एक बात, कुछ दिन पहले जब तुम तीनों बाहर गई थी, मैं अकेली कमरे में थी और मैं बेड पे लेटी ही थी कि बाथरूम का शावर अपने आप चालू हो गया था। तभी कविता बोली, अब समझ आ रहा है। मुझे भी कुछ दिन पहले लगा था कि कमरे में लाल कपड़े पहने कोई घूम रहा है, लेकिन हम में से किसी के पास लाल कपड़े नहीं हैं। तब मैंने सोचा बुखार की वजह से भ्रम हो रहा है, पर अब डर लग रहा है। मैंने बात बदलने की कोशिश की। यार, ऐसा कुछ नहीं है, नया हॉस्टल है और थकान भी है, इसीलिए दिमाग हमारे साथ खेल रहा है। देखो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ।
खाना खत्म करने के बाद तीनों अपने अपने काम से निकल गई, लेकिन मुझे अकेले कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए मैं लाइब्रेरी चली गई। सोचा वहीं शाम तक बैठूंगी, जब सब वापस आएंगी तभी हॉस्टल लौटूंगी। पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। मैंने किताब बंद की और घड़ी की ओर देखा। रात के 8 बज चुके थे। मैं खुद से बोली, इतने ध्यान से कब पढ़ने लगी मैं? इस टाइम तक तो बाकी तीनों हॉस्टल वापस आ चुकी होंगी। मुझे भी अब लौटना चाहिए। चलते चलते मैं कॉलेज के छोटे से झील के पास आ गई। अभी तक हल्की गर्मी लग रही थी, लेकिन झील के पास आते ही अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। मैं वहां से तेजी से निकलने लगी, पर तभी मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे याद था हॉस्टल की बिल्डिंग से ये झील बस 1 मिनट की दूरी पर है, लेकिन मैं 5 मिनट से चल रही थी, फिर भी मैं हॉस्टल पहुंच नहीं रही थी। मैं रुक गई और आसपास देखा। एक बोर्ड लगा था, यहाँ तैरना मना है, और उसके पास वही झील। मैं अभी भी झील के पास ही थी। ये कैसे हो सकता है? झील तो इतनी बड़ी भी नहीं है। काफी देर तक भागती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था मैं अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। मैं गिरने ही वाली थी। तभी मुझे याद आया, मैंने कहीं ऑनलाइन पढ़ा था कि गंदी गालियां देने से आवाज जानी पहचानी थी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। मेरे सामने एक परछाई खड़ी थी। ध्यान से देखा तो वो स्नेहा थी। मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। राधिका, यहाँ क्या कर रही हो? दूर से देख रही थी, हवा में किससे लड़ रही हो? मैं थोड़ा हिचक गई। ना, कुछ नहीं। चलो, बहुत देर हो गई है, हॉस्टल चलते हैं। मैं उसके साथ चल दी। कुछ ही देर में हम हॉस्टल बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए। जैसे ही अंदर जाने वाले थे, तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था पूजा। मैंने कॉल उठाई। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही पूजा चिल्लाई, राधिका, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम कब से तुझे कॉल कर रहे हैं। मैं घबरा गई, लेकिन मेरा फोन तो बजा ही नहीं। मैं कुछ और कहती, उसने बीच में काट दिया। मेरी बात सुन, तू हॉस्टल मत आना, हमारा कमरा ठीक नहीं है। क्या मतलब? मैं तो स्नेहा के साथ नीचे खड़ी हूँ। मेरी बात पूरी होने से पहले पूजा जोर से चिल्लाई, क्या बकवास कर रही है? स्नेहा तो यहीं मेरे पास है, कविता भी यहीं है, बस तू नहीं है। मजाक मत कर, सीधे कॉलेज गेट पर आ जा, हॉस्टल मत आना, वहाँ बहुत खतरा है। उसकी आवाज़ मजाक वाली नहीं थी। तभी मैंने आसपास देखा। हॉस्टल की बिल्डिंग अजीब तरह से खामोश थी। ना कोई आवाज़, ना कोई स्टूडेंट। हम पूरे रास्ते में किसी से मिले ही नहीं। ये नामुमकिन था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से अपने साथ खड़ी स्नेहा को देखा। मैंने देखा इसकी कोई परछाई नहीं थी। आदमी की परछाई कैसे नहीं होती? मैं पीछे हट गई, जितना दूर हो सकती थी। मेरी हरकत उसने देख ली। वो मुड़ी और ठंडी डरावनी आवाज में बोली, राधिका, रुक क्यों गई? हॉस्टल पहुंचने ही वाले हैं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं उसकी तरफ देखती रही। पहचान गई? इतना कहते ही उसकी मुस्कान फैल गई, मुंह कानों तक खुल गया। मैं चीख भी नहीं पाई। मुड़कर भागना चाहा, पर पैर जैसे जम गए। अगले ही पल वो लाल कपड़ों में एक औरत बन चुकी थी। उसने हाथ उठाया और मुझे लगा कोई मेरे गले को जोर से दबा रहा है। सांस रुक रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। क्या अब मर जाऊंगी? मैंने आंखें बंद कर ली। तभी पीछे से तेज आवाज आई, बस। अब बहुत अचानक पकड़ छूट गई। मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। वो उस लाल औरत के सामने खड़ा था। यहाँ से चली जा। मैंने पलटकर एक बार भी नहीं देखा, सिर्फ धन्यवाद कहा और पूरी ताकत से भागी। कॉलेज गेट पर मेरी तीनों रूममेट्स खड़ी थी और उनके साथ एक अनजान लड़का था। पूजा बोली, राधिका, इतनी देर क्यों कर दी? और तू कह रही थी कि तू स्नेहा के साथ है, ये सब क्या था? मैंने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी। स्नेहा बोली, अब हॉस्टल नहीं जा सकते, हमने पास के होटल में कमरा लिया है। होटल पहुंचकर पूजा ने उस लड़के की तरफ इशारा किया। ये अमित भैया है, इन्हें मैं डांस सोसाइटी से जानती हूँ। इन्हें हमारे हॉस्टल के बारे में कुछ पता है। भैया, आप ही बता दीजिए। 15 साल पहले जिस 404 कमरे में तुम रह रही हो, वहाँ एक सीनियर रहती थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत मारता था। एक दिन उसने लाल कपड़े पहनकर आत्महत्या कर ली। 7 दिन बाद उस बॉयफ्रेंड की मौत हो गई और 404 में रहने वाली बाकी 3 लड़कियां भी एक एक करके मर गईं। उसके बाद रात में रोने की आवाजें और लाल कपड़ों वाली औरत दिखने लगी। कॉलेज ने पहले अनदेखा किया, फिर जब नए स्टूडेंट्स भी मरने लगे तो पूरी बिल्डिंग बंद कर दी। तो 404 में रहने वाला कोई भी बच नहीं पाता। कमरे में गहरी खामोशी छा गई।
अमित भैया बोले। सालों बाद नए मैनेजमेंट ने इसे फिर से खोल दिया है। ये लोग बेवकूफ हैं, छात्रों की जान से खेल रहे हैं। अभी तुम चारों साथ रहो, अलग मत होना। मैं अपने दादाजी के पास जा रहा हूँ, वो तांत्रिक हैं, शायद मदद कर सकें। याद रखना, जो भी करो साथ में करना, और अगर पीछे से कोई नाम ले मुड़कर मत देखना, वो भ्रम पैदा करेगी। अगर मुड़ गए तो बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि कब कैसे मर गए।